खुलासा किया। Our families' houses will get burnt down. $200,000 cash for you and Tim May. So we go and tell Mark Taylor, Bob Simpson. डांस के बाद कमीशन ने सलीम मलिक को लाइफ टाइम बैन कर दिया और वसीम अकरम के खिलाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए कि उसके खिलाफ सबूत कम है। सलीम हथेली हमें पेशों की जगह टायर्स देने के लिए तैयार है। ये सब कुछ तय किया जा रहा था और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह हर चीज पर नजर रखते हुए थे। कृष्ण कुमार टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई था और गुलशन कुमार के मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का नाम आया। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच पहले मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला था और पूरी टीम ताज होटल में रुक रही थी जो स्टेडियम से थोड़ा दूर था। इस मैच के 2 दिन पहले किशन कुमार का दोस्त संजीव चावला लंदन से आया और उसके पास इंडिया का नंबर नहीं था, तो उसके दोस्त किशन कुमार ने अपना नंबर संजीव चावला को दिया और संजीव चावला उसी होटल में रुका जहाँ टीम रही थी। याद रखिए संजीव चावला का नाम। 15 जून 2000 वो दिन था जब इंडिया में सबसे बड़ा बम फटने वाला था। हेनरी क्रॉन्जी ने कहा कि उसने पैसा लिया और पहली बार एम.के. गुप्ता यानी मुकेश गुप्ता का परिचय मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दिया। उस वक्त एम.के. गुप्ता ने मुझे $30,000 दिए और मैच हारने के लिए कहा, लेकिन कुछ प्रेशर के बाद उसने पूरी कहानी डिटेल में बताई जो मैं आपको सब शब्द में सुनाऊंगा। एम.के. गुप्ता एक बैंक कर्मचारी था। वो 1988 में एक आम पंतर था जिसे हम कहते हैं वो लोग मैच में बैटिंग लगाता है। एम.के. गुप्ता ने बैंकिंग आवर्स के बाद बैटिंग लगाता था। वो बहुत टैलेंटेड और एजुकेटेड था जो इस क्षेत्र में रेयर है, इसलिए अंडरवर्ल्ड ने उसकी कैपेबिलिटीज को समझा और उसे एक काम दिया। उसे लोकल मैचेस जैसे रणजी ट्रॉफी देखने का काम दिया गया, जहां देखना था कि कौन से टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए खेल सकते हैं, और वो एम.के. गुप्ता ने ऐसा ही किया। उसने लोकल मैचेस देखना शुरू किया। 1988 में दिल्ली में रामचरण अग्रवाल टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें एक युवा खिलाड़ी था अजय शर्मा जो बहुत अच्छा खेल रहा था और बहुत टैलेंटेड था, लेकिन वो बहुत गरीब परिवार से था। इस टूर्नामेंट के बाद एम.के. गुप्ता ने उससे मिलकर बातें की। उसने कहा कि वो उसका बड़ा फैन है और 2000 रुपया दिया। एम.के. गुप्ता ने कहा अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताना। इसके बाद एम.के. गुप्ता ने अजय शर्मा को सभी फंड से मदद की और 2 साल बाद यानी 1990 में अजय शर्मा इंडियन क्रिकेट में चुन लिया गया। और जब अजय शर्मा का चुनाव हुआ उसी सीरीज में जो न्यूजीलैंड में हो रही थी, अजय ने एम.के. गुप्ता को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की और दोनों पैसा कमाने लगा। और जब ये न्यूजीलैंड टूर हो रहा था तो अजय शर्मा का रूममेट मनोज प्रभाकर था। अजय के स्टेटमेंट के अनुसार अजय कह रहा था कि वो मनोज प्रभाकर उसे सब इंफॉर्मेशन देता था। इस सीबीआई रिपोर्ट में लिखा गया कि मनोज प्रभाकर एक मारुति जिप्सी चाहता था। तो एम.के. गुप्ता ने कहा अगर अरविंदर डी सिल्वा से मिलता है तो वो जिप्सी मिल जाएगी, और फ्यूचर में उसने वैसे ही किया और जिप्सी मिल गई। अब जब सीबीआई इंक्वायरी मनोज प्रभाकर पर हो रही थी तो उसने कहा कि 1992 ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल था और 1994 सिंगर कप में कपिल देव ने 25 लाख ऑफर दिया मैच हारने के लिए, और 1991 में दिल्ली बॉम्बे रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में फिक्स हुआ। अजय शर्मा भी उस वक्त दिल्ली की टीम में था, इसलिए सब कुछ आसान हो गया। अब इंक्वायरी में उसने बताया कि अजय शर्मा को मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फैशन शो कर रही है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। अजय शर्मा ने कहा कि एम.के. गुप्ता नाम के एक आदमी है जो इस राशि का इंतजाम कर सकता है। इसके बाद अजय शर्मा ने अजहरुद्दीन और एम.के. गुप्ता के बीच मीटिंग अरेंज की दिल्ली में। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार इस मीटिंग में अजहरुद्दीन ने कहा कि वो एग्जैक्ट मैच बताएगी जो कौन सा इंडिया हारेगा और कौन सा मैच जीतेगा, और इस डील के लिए अजहरुद्दीन को 50 लाख रुपए एडवांस मिलते हैं और 50 लाख रुपए काम होने के बाद मिलेगा। सीबीआई इंक्वायरी में एम.के. गुप्ता ने कहा कि अजहरुद्दीन ने कंफर्म किया था कि इंडिया टाइटन कप हारे। उसके अनुसार मैच चल रहा था, उसके अनुसार बैटिंग कर रहा था। मैच से शुरू होते ही और अजहरुद्दीन एक रन पर आउट होता है, अजय जडेजा रन आउट होता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन सचिन तेंदुलकर अकेला पूरा मैच जीत लेता है जो इन फिक्सर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस प्रोसेस में जहां फिजियो भी छोटी इंफॉर्मेशन लेकर पैसा ले रहा था, जहां सचिन तेंदुलकर और सना जयसूर्या ने इस तरह का कुछ भी करने से साफ मना कर दिया। सीबीआई ने भी सचिन को सुमन दिया। सचिन ने कहा कि अजहरुद्दीन अपना 100% नहीं दे रहा था, टीम से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था कि धीरे खेलो। तब भी मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया बिना किसी वजह के धीरे खेल रहे थे। इस वजह से सचिन तेंदुलकर मैच के बाद गुस्से में आकर उनसे बात करना बंद कर दिया। इस इंक्वायरी के बाद सीबीआई ने अजहरुद्दीन को बुलाया। सीबीआई के अनुसार अजहरुद्दीन शुरू में मना
मना करते हैं। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया और जब सीबीआई ने प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाए, गाड़ियों की लिस्ट दिखाई और कहा कि एम.के. गुप्ता अगले कमरे में बैठे हैं और अगर तुम मानोगे नहीं तो हम उन्हें बुलाकर तुम्हारे सामने उनसे कंफर्म करवा देंगे। उस वक्त अजहरुद्दीन मान गया और सिर्फ ये नहीं, सीबीआई को अजहरुद्दीन के कॉल रिकॉर्ड भी मिल गया। अजहरुद्दीन के कॉल सभी लोगों तक गए जो इन्वॉल्व थे और जितना भी पैसा वो फिक्स करने के लिए रखते थे वो ताज होटल के लॉकर में रखते थे जहां कैश डिपॉजिट करते थे। ये बात भी एम.के. गुप्ता और वहां के होटल स्टाफ ने कंफर्म की। जब उनसे पूछा गया उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया और दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि कई बार मैच के दौरान अजय शर्मा और अजहरुद्दीन को कई बार कॉल करता था। कॉल 21 मार्च 2000 को शारजा कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें अजय ने अजहरुद्दीन को 5 बार कॉल किया और 5 दिन बाद एक और मैच में उसने 7 बार कॉल किया। और ये सिर्फ 1-2 लोग नहीं बल्कि कई लोग थे जो मैच फिक्सर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, जैसे अजय जडेजा, उत्तम चंद जैन जिसे हम टोपी कहते हैं, वो भी उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता था। इनका कॉल बाय कॉल डिटेल्स है। ये सब के नाम और एड्रेसेस हैं जो ट्रांसफर्स कहते हैं, जो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते थे और पैसा डिपॉजिट करता था। बाकी फॉरेन प्लेयर्स के साथ पैसा कैसे ट्रांसफर होता था और कितना होता था ये लिस्ट भी है। बाकी सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और नवजोत सिंह सिद्धू इन सब के स्ट्रिंग ऑपरेशन भी किए गए। एक यूट्यूब चैनल है जिसका तहलका टीवी कहते हैं, बड़े क्रिकेटर्स की फिक्सिंग की चर्चा की जा रही है जो क्लियरली बताता है कि क्या हुआ। अब देखिए, इस पूरी इंक्वायरी के बाद अक्टूबर 2000 में सीबीआई ने 75 पेजेस का रिपोर्ट तैयार किया और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर सुखदेव सिंह धिंडसा को सबमिट किया। इसमें सीबीआई ने ये कंक्लूजन निकाला कि मैच फिक्सिंग हाई लेवल पर हो रही है, जिसमें सीबीआई ने 5 इंडियन प्लेयर्स और 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर मनोज कुमार मुखर्जी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश साल्वे ने कहा कि सीबीआई का केस कोर्ट में नहीं चलेगा क्योंकि इंडिया में इस पर कोई सही लॉ नहीं है। पूरी रिपोर्ट के अनुसार 4 केसेस के खिलाफ बन सकते हैं। पब्लिक एक्ट 1967 for cheating, Section 120A IPC for criminal conspiracy, Section 415 IPC for cheating और Prevention of Corruption Act 1988 for corruption। लेकिन इन सब एक्ट्स को बताना मुश्किल था क्योंकि ये लोग चीटिंग नहीं कर रहे थे, ना ही कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर रहे थे। कोर्ट में चीटिंग का केस प्रूफ करना आसान नहीं था। कोई धीरे खेल रहे हैं, जानबूझकर खेल रहे हैं या कैसे खेल रहा है, ये सब प्रूफ करना मुश्किल है। करप्शन एक्ट एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि ये लोग पब्लिक सर्वेंट्स नहीं थे। लेकिन उन्होंने अजहरुद्दीन और अजय शर्मा को सजा दिलाने की कोशिश की क्योंकि अजहरुद्दीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था और अजय शर्मा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में काम करता था। लेकिन फ्यूचर में इन्हें भी हल्का सा छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने जो भी धोखा दी थी वो पब्लिक सर्वेंट्स के रूप से नहीं किया बल्कि बीसीसीआई के प्लेयर के रूप में किया था। इसलिए जब भी फिक्सिंग का केस कोर्ट में होता है सबूत हल्का हो जाता है और ये लोग बच जाते हैं। सिर्फ बीसीसीआई को उन लोगों को बैन किया जाता है। फिर ये लोग रियलिटी शो करते हैं लेकिन इन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। इसलिए हर बार ये बात होता है कि एक मजबूत मैकेनिज्म बनाया जाए। सोचो अगर आपके लेन में कोई ताश खेलते अरेस्ट हो गया तो उससे वही सजा मिलती है, लेकिन जिन लोगों ने करोड़ों का फिक्स किया उन्हें सजा नहीं मिलती है। जब सीबीआई का रिपोर्ट सबमिट आता है तो एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जिसका नाम बताया नहीं गया कहते हैं कि ये कानून इन क्रिकेटर्स के सामने लापरवाह लगता है। लेकिन 13 साल बाद यानी 2013 में आईपीएल आया और रणजी के प्लेयर्स के जरिए सतुरी ने फिर से फिक्सिंग में सफलता पाई और आईपीएल फिक्सिंग का ये केस भी एक इत्तेफाक से पकड़ा गया था। असल में होता है कि 2013 के शुरुआत में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत सीबीआई ने 42 लोगों पर चार्ज लगाया और इन लोगों पर इंडियन विरोधी गतिविधियों का आरोप था। इस केस में काफी पाकिस्तानी भी शामिल थे, लेकिन जो मुख्य लोग थे वो थे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और संदीप यानी कि संदीप। सीबीआई इन्हें पकड़ने के लिए काफी समय से काम कर रही थी और सीबीआई के पास फोन टेपिंग का काम स्पेशल सेल को दिया। इस केस में एक पाकिस्तानी नंबर था 33206448 और एक दुबई का नंबर था 971651363786। फरवरी 2013 के आखिरी में इस नंबर के फोन टेपिंग शुरू हुई और जब उनकी रिकॉर्डिंग सुनी गई तो पता चला कि अश्विनी अग्रवाल, जिसे अंडरवर्ल्ड में टिंकू मंदी के नाम से जाना जाता था, इन नंबर्स पर बात कर रहा था। और ये टिंकू मंदी बात कर रहा था सुनील भाटिया और किरण धोले से। ये दोनों फिक्सर्स थे। जब सुनील भाटिया और किरण धोले के कॉल्स ट्रेस किए गए थे तो पता चला कि ये राजस्थान आईपीएल टीम का प्लेयर अजित चंदीला से बात कर रहे थे। जब और ट्रेस किया तो उनका लिंक जीजू जनार्दन से मिला जो केरला से था
और जब जीजू जनार्दन की रिकॉर्डिंग ट्रेस हुई तो उसका कनेक्शन श्रीशांत से निकला। तो जो दाऊद इब्राहिम पकड़ने के जा रहे थे उनके हाथ आईपीएल मैच फिक्सिंग लग गई। जब यह बात लोडी रोड पुलिस स्टेशन में मिली तो पुलिस ने इन रिकॉर्डिंग्स को सुनना शुरू किया। ये बड़ा केस था तो पुलिस को पक्के सबूत जमा करने थे। दिल्ली पुलिस चुपचाप रिकॉर्डिंग सुन रही थी। वहीं महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल राकेश मारिया को भी एक कॉल का पता चला जो बार बार पाकिस्तान जा रहा था। ये नंबर आईपीएल के अंपायर असद रौफ का था जो पाकिस्तान से था। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस अलग अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और दोनों टीम्स एक दूसरे से कुछ शेयर नहीं कर रही थी। पुलिस डिपार्टमेंट में क्रेडिट देने का भी खेल चल रहा था। मई 5, 2013 को जयपुर में राजस्थान और पुणे वॉरियर्स का मैच था और वो रिकॉर्डिंग में अजित चंदेला और अमित सिंह बात कर रहे थे। अमित सिंह जो एक फिक्सर थे अजित चंदेला से कहते हैं कि अपने सेकंड लास्ट ओवर में 14 से ज्यादा रन देने होंगे। अजित चंदेला ने कहता है कि ये होगा। अगले दिन मैच होता है और वही होता है। अजित चंदेला 14 रन देता है लेकिन अजित चंदेला सिग्नल देना भूल जाता है। इस वजह से फिक्सर्स खुश नहीं थे क्योंकि वो पैसा नहीं लगा पाया। अगली को रिकॉर्डिंग में फिक्सर अजित चंदेला से पैसा वापस मांग रहा था क्योंकि उसका नुकसान हुआ था। 4 दिन बाद कि 9 मई 2013 को राजस्थान और पंजाब का मैच चल रहा था। पुलिस रिकॉर्डिंग कर रही थी लेकिन इस बार जो नाम सामने आया दिल्ली पुलिस को झटका गया। वो जीजू जनार्दन को ट्रेस कर रहे थे और रिकॉर्डिंग में पता चला कि जीजू जनार्दन श्रीशांत को कह रहा था कि सेकेंड लास्ट ओवर में ज्यादा रन देने होंगे और सिग्नल देना होगा। पहला टॉवेल लगाना और ओवर शुरू करने से पहले वार्म अप करना और उसका लंबा खींचना ताकि हम पैसा लगा सके। जीजू जनार्दन नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया और उनके साथी से ये तय किया गया कि श्रीशांत अपने सेकेंड ओवर में 14 से ज्यादा रन देगा। इनके जो फ्रंट पर रहने वाला एक शख्स जो अरेस्ट हुआ है जीजू नाम का आदमी है, उसकी और एक बुकी है। इनके आपस का कन्वर्सेशन है जिसमें ये डिसाइड हो रहा है श्रीशांत अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 रन या 14 से ज्यादा देगा। दिल्ली पुलिस सब कुछ रिकॉर्ड करती है और अगले दिन मैच में वही होता है। इस बार अजित चंदेला तीसरी बार की गलती नहीं करता। भाई इंडिकेशन क्या दोगे? जिसपे अजीत चंदेला ने बताया कि भाई ओवर शुरू करने से पहले अपनी दोनों टी शर्ट ऊपर उठाऊंगा और उसके बाद फिर नीचे करूंगा और फिर मैं ऊपर की ओर देखकर अपना ओवर शुरू करूंगा। 15 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान का मैच था और सिग्नल अंकित चौहान को दिया गया था। सेकेंड लास्ट ओवर में रन दिए गए। यहाँ से पुलिस काफी सबूत मिले और पुलिस ने तय किया कि अब इनको पकड़ा जाएगा। 15 मई को मैच के बाद दिल्ली पुलिस एक बड़ी टीम दिल्ली और मुंबई में छापा मारना शुरू करती है। एक टीम श्रीशांत, अजित और अंकित को पकड़ती है और दूसरी टीम सतुरी को पकड़ती थी। 15 मई के रात को श्रीशांत मुंबई के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में था और जब पुलिस उस होटल में पहुंची तो श्रीशांत के कमरे में जाती है। वहां श्रीशांत और फिक्सर जीजू जनार्दन 2 लड़कियों के साथ पता था। उनके कमरे से 72,000 कैश रुपीस, डाटा कार्ड, इंग्लिश और मलयालम में श्रीशांत की लिखी हुई डायरी और कुछ कंट्रासेप्टिव्स मिलती हैं। पुलिस उन्हें होटल ट्रिडेंट ले जाता है जहां पूरी राजस्थान टीम स्टे कर रही थी। उस वक्त सुबह के 5 बजे थे। पुलिस वहां पहुंचती है और राजस्थान रॉयल्स टीम के सीईओ को वारंट दिखाती है और कहती है कि हमने श्रीशांत को अरेस्ट किया है, वो गाड़ी में है। हमें अजित और अंकित को भी अरेस्ट करना है कुछ फिक्सिंग से जुड़े हुए सवालों के लिए। पुलिस ने रूम में छापा मारा और दोनों को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद कैप्टन, कोच, सीईओ, ओनर, आईपीएल को पता चल और वो तय करता है कि सबको बताया जाए क्योंकि मीडिया में हर प्लेयर का नाम आ रहा था, किसी ओनर का भी नाम आ रहा था। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया को एक एक करके सब कुछ बताते हैं। अब दिल्ली पुलिस की काफी तारीफ होती है और मुंबई पुलिस के लिए ये शर्मनाक था कि उन्हें अपने शहर में चल रहे सब कुछ पता नहीं था। लेकिन उसके बाद पुलिस भी एक्शन में आती है और पाकिस्तान अंपायर के बाद नाम आता है बीसीसीआई के चेयरमैन एन श्रीनिवासन का, जो अपने दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन काफी दिनों तक भागते रहे लेकिन 24 मई 2013 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद जिन फिक्सर्स के नंबर मिले थे उनका लिंक पाकिस्तान के बुकीज से मिला। फिर से ट्रेसिंग हुई और 1 जून 2013 को एक नंबर मिलता है 333-206-4488। ये नंबर था दाऊद इब्राहिम का। कहानी से पता चला कि मैच फिक्सिंग का पूरा खेल पाकिस्तान से चल रहा था। जुलाई 2013 में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में टेलीफोन इंटरसेप्ट्स, वॉइस सैंपल्स रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और कुछ आरोपियों के काबुली बयान शामिल थे। साथ ही सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट फाइल की गई जिसमें कहा गया कि एक सैंपल दाऊद इब्राहिम का था। CFSL की रिपोर्ट में काफी चीजें लिखी थी जैसे क्रिकेटर्स और अंडरवर्ल्ड के लोग जावेद चिस्तानी और सलमान पाकिस्तान में इन सबसे बात कर रहे थे। इस चार्जशीट में ये भी लिखा था कि इंडिया में डेटिंग का काम बहुत हाई लेवल पर चल रहा था।